बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जावेद गफ़ारी आपकी खिदमत में हाज़िर और आज हम बात करेंगे अदालती कार्रवाइयों की और ख़ास तौर पे उज़ैर बलोच का मामला एक दफ़ा फिर सर उठा रहा है और उसके अंदर कई चहमागोइयाँ चल रही हैं, जिसके अंदर बहुत सारी इतलात इस तरह की हैं कि गैंगवार एक तरह से दोबारा शुरू हो रहा है लियारी का, या कोई इस तरह की चीज़ें चल रही हैं कि उज़ैर बलोच को छोड़ा जा रहा है, या उज़ैर बलोच के हवाले से जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको ख़ास तौर पे देखेंगे। और के इलेक्ट्रिक के हवाले से एक तारीख साज फैसला सामने आया है, उसका पेश रफ्त क्या है वो भी हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे शाहिद हुसैन, जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं और काफ़ी महारत रखते हैं आइनी कानूनी मामलात में। उनसे हम बात करेंगे ओवरऑल और तमाम तर चीज़ें जानेंगे। आप हमारे साथ रहिए जावेद गफ़ारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, और इस सिलसिले को हम कंटिन्यूसली आगे भी बढ़ाएंगे और आपके तावन की भी ज़रूरत रहेगी। तो शाहिद हुसैन के साथ बात करने के लिए चलते हैं और उनसे जानते हैं कि क्या चल रही हैं इस वक्त, मामलात क्या चल रहे हैं। जी, शाहिद हुसैन हमारे साथ हैं और शाहिद हुसैन तो हमें लेते ही रहते हैं अपने उसके अंदर, प्रोग्राम के अंदर। आज हमने सोचा क्यों ना हम भी शाहिद हुसैन की जो एक तरह के कह लें कि माहिराना राय है कोर्ट्स के ऊपर और कराची के क्राइम के ऊपर, वो नज़र रखते हैं और कानून की जो अच्छी बातें रोज़ाना सुनते हैं जज साहबान से। हम भी आज कोई थोड़ा सा सुने और इनसे जाने कि कैसा चल रहा है कराची का कानून और कराची की अदालतें क्या कहती हैं। खास तौर पे आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक जो थे, समझ लें कि अब उनको क्या कहेंगे, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल कर सकता, वो जो थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, लेकिन उज़ैर बलोच की मैं बात कर रहा हूँ। तो उस बारे में मैं जानना चाहूँगा शाहिद हुसैन कि क्या कार्रवाई चल रही है अदालतों के अंदर और क्या चल रहा है, कितने केसेस थे, कितने में बरी हो गए, और सुना है कोई बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है इस हवाले से, वो भी आगाह करें। जी, गफ़ारी साहब आपका बहुत शुक्रिया मुझे आपने अपने चैनल पर लिया। गफ़ारी साहब देखें अक्सर आप टीवी पर देखते हैं कि उज़ैर बलोच बरी हुआ और उसके बाद फिर वो चीज़ें चल रही होती हैं जो ऐसा तासुर जा रहा होता है जैसे मुल्क और इदारों के खिलाफ जा रहा होता है कि उज़ैर बलोच बरी हो गया तो ऐसा लग रहा होता है जैसे वो कल बाहर आ जाएगा, उसके बाद फिर वो किसी बड़े मनसब पर उसको फ़ायज़ कर दिया जाएगा। लेकिन गफ़ारी साहब ऐसा हरगिज़ नहीं है। एक तो ये है कि मुल्की राज फ़ाश करने के जुर्म में मिलिट्री कोर्ट से वो सज़ा याफ़्ता है। 12 साल की उसको सज़ा हुई है मिलिट्री कोर्ट से। और आपको याद होगा उस वक़्त आप भी 92 टीवी में थे, हम भी उस वक़्त 92 टीवी में थे, जब आसिम सलीम बाजवा साहब डीजीआई एसपीआर थे। तो सबसे पहले खबर ये हमने चलाई थी कि वो मिलिट्री की तहवील में चला गया, उसके बाद बाजवा साहब का ट्वीट 3-4 घंटे के बाद आया था कि हाँ, उसको हमने अपनी तहवील में ले लिया है। अच्छा, उसको डे 1 से फ़ॉलो कर रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि उज़ैर बलोच के केसेज़ सुनती-सुनाई बातों पे मैं रिपोर्ट करूँ, 100% आपको उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ठीक मिलेगी। तो अब शायद हुसैन, मैं जो पाकिस्तान के अंदर जो रिपोर्टर्स हैं इसको कवर करते हैं अदालतों को, मैं आपको टॉप प्रायोरिटी में रखता हूँ, इसीलिए आपको इस हवाले से लिया है। आप माशाल्लाह जिस तरह आप रिपोर्टिंग करते हैं, मैं कहता हूँ कि इस तरह के अगर रिपोर्टर्स आए तो रिपोर्टिंग दरअसल जो निखरी होगी वो बेहतर होगी। क्योंकि आप कोई वो तो है नहीं कि यहाँ जी 5 टिकर देना, 4 टिकर देना, खबर बना के हेड ऑफिस भेज दी। आप तो माशाल्लाह वो हैं जो सारा दिन खड़े होके पूरी कार्रवाइयाँ देखते हैं। जी। सर, कोशिश करते हैं। आज सुबह भी इसीलिए मैंने ज़बरदस्ती आपको चाय नहीं पिलाई थी कि मैंने कहा आप कर लें तो मैं ज़रा खबरों का काम कर लूँ। इसलिए आपको सुबह चाय नहीं पिलाई थी मैंने क्योंकि आप गलत टाइम पे आए थे। तो हाँ, बिल्कुल। सीन गफ़ारी साहब देखें तकरीबन ना 13 केसेज़ में वो बरी हो चुका है। 13 केसेज़ वो जो नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ दर्ज थे। इंसिडेंट हुए जैसे जलाओ-घिराओ, बसों को आग जलाना, जिस तरह आपको याद होगा 2008 के बाद ख़ास तौर पे दहशतगर्दी कराची में और पूरा दिन आप गिनतियाँ गिनते थे कि आज कराची में कितनी लाशें गिरी हैं। यानी कि 10, 12, 15, 25, 30 तक रोज़ एक मामूल की बात थी, जो कराची वालों का नाहक खून बहता था। तो उसमें इसका बहुत बड़ा हिस्सा होता था उज़ैर बलोच का। तो उस उन केसेज़ में पहले नामालूम मुल्ज़मान के खिलाफ पुलिस मुकदमा दर्ज करती रही। उसके बाद जब ये गिरफ्तार हुआ या कोई और इसके जो गैंगवार के जो शरीक मुल्ज़मान थे, वो जब पकड़े जाते थे तो वो कहते थे कि फलां जो इंसिडेंट था उसमें उज़ैर बलोच भी मुलविस था। तो फिर पुलिस तफ्तीश करने के बजाय सुराग लगाने के बजाय कि इसमें दहशतगर्दी में मुलविस था कौन, तो पुलिस ने खानापुरी करने के लिए नामज़द कर दिया उज़ैर बलोच को और इनके फिर शरीक मुल्ज़मान को। ज़ाहिर है जब एफआईआर दर्ज हो जाती है तो फिर उसके बाद आपको शवाहिद और सबूत भी पेश करने होते हैं। अगर कोई मुल्ज़िम पुलिस के सामने या जेआरटी के सामने एतराफ़ जुर्म करता है, तो वो एतराफ़ जुर्म अदालत के सामने वो काबिल कबूल नहीं होता कि उस एतराफ़ी बयान के ऊपर अदालत किसी मुल्ज़िम को सज़ा सुना दे। 164 का बयान जो कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने होता है, उसकी बुनियाद पर तो किसी मुल्ज़िम को सज़ा हो सकती है और उसके बाद फिर गवाह और सबूत भी पेश करने होते हैं। अच्छा, उज़ैर बलोच के खिलाफ जिस तरह ये सारे स्टेटमेंट के बाद मुकदमात बनाए गए तकरीबन जब ये गिरफ्तारी उसकी हुई थी, रेंजर्स ने ज़ाहिर है बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की थी इसको गिरफ्तार करके। तो उसके बाद फिर पुलिस का काम था, प्रोसिक्यूशन का काम था जो कि सिंध
हुकूमत के मातहत है, उसका काम था कि इसके खिलाफ जो मुकदमात जिसमें खाना पूरी करने के लिए भी अगर कोई नामजद हुए थे, तो उसके खिलाफ कोई शवाहिद पेश करते। शवाहिद पेश करने के बजाय कई ऐसे पुलिस के जो गवाह थे, सरकारी गवाह थे, अदालत में आकर वो उज़ैर बलोच को शिनाख्त करने से, पहचानने से इनकार करते थे। यहाँ पाकिस्तान का बच्चा-बच्चा उज़ैर बलोच को जानता है, पाकिस्तान क्या दुनिया भर में लोग जानते हैं इसकी एक दहशत थी कराची में। तो पुलिस वाले हाज़िर सर्विस जो एहलकार होते थे, अफ़सरान होते थे, वो उज़ैर बलोच को अदालत में आके शिनाख्त करने से इनकार कर देते थे, जिसकी वजह से मुसलसल वो बरी होता रहा। इसलिए 13 केसेज़ में अब तक वो बरी हो चुका है। अच्छा, अब नवाज़ शरीफ या आसिफ ज़रदारी के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगाया कि आसिफ ज़रदारी या नवाज़ शरीफ ने फलाँ बस को आग लगाई, तो ना तो कोई कानून तस्लीम करेगा और ना ही आप और मैं और कोई बच्चा भी तस्लीम नहीं करेगा। तो एक गैंगवार का सरगना किसी बस को आग नहीं लगा सकता। ज़हन तस्लीम नहीं करता कि उसने खुद जाके आग लगाई होगी। तो ऐसे केसेज़ भी इसके ऊपर थे जिनकी वजह से जिन मुकदमात में ये बरी हुआ है। अब आज बड़ी एक ख़ास पेशरफ्त हुई है कि एक डीएसपी आला सतह का एक अफ़सर होता है, पता है आपको, बड़े अच्छे रैंक का, उसने बाकायदा तौर पर पहली दफ़ा आके शिनाख्त की। अच्छा, जब मीडिया पे खबरें चलती थी उज़ैर बलोच बरी हो गया, तो मीडिया को चुटकुला मिल जाता था और सोशल मीडिया पे कौमी इदारों के खिलाफ बात होती थी कि देखें जिनकी वो सरपरस्ती में गिरफ्तार है, जिनकी सरपरस्ती में वो कैद है, ज़ेर हिरासत है, वो लोग इसको बरी करवा रहे हैं, इसको क्लीन चिट दे के बाहर ले आएँगे, वो शायद बड़े ओहदे पर चला जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है वो जो मीडिया की खबरों या आपसे मुझसे ज़्यादा वो इदारे परेशान होते हैं जिनकी तहवील में वो था, जिन्होंने तहवील में लेके बहुत बड़ा क्रेडिट लिया। अब उनका ही सरदर्द था कि इसको किसी तरीके से सज़ा हो। अच्छा, जो ठोस और अहम केसेज़ हैं, एक तो जैसे मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया कि बड़े केसेज़ में जो एक कौमी इदारों के राज़ फ़ाश करने के जुर्म में उसको सज़ा हो चुकी है, और केसेज़ जिनमें रेंजर्स के एहलकारों के कत्ल, उसके बाद असलहा बरामद हुआ था, आपको याद होगा, बड़ी खेप पकड़ी गई थी उज़ैर बलोच की निशानदेही के ऊपर। वो केसेज़ और भी दर्जनों केसेज़ हैं जिसकी प्रोसिक्यूशन रेंजर्स के पास है, रेंजर्स के गवाह हैं, वो केसेज़ इल्तवा का शिकार हैं, यानी कि उसमें अभी प्रोसिक्यूशन चल रही है, इस्तग़ासा के गवाहों के बयानात जो है रिकॉर्ड हो रहे हैं। अब कुछ गवाह, जैसे ये आज मैंने आपको बताया कि इसमें पुलिस एहलकारों की अब हिम्मत ज़्यादा बन चुकी है, क्योंकि इदारों को टेंशन हो गई थी कि गवाहों का ज़ाहिर है इसमें ख़ास तौर पर एक और भी बात कि जो इस्तग़ासा के गवाह थे और ख़ास तौर पर प्रोसिक्यूशन के लोग, उन्होंने अदालत में खदशे का इज़हार किया था कि उज़ैर बलोच और इनके गैंगवार के जो मुल्ज़िमान हैं, उनकी तरफ से इनको जान से मारने की धमकियाँ दी जा रही हैं कि उज़ैर बलोच के खिलाफ जाके अदालत में बयान नहीं देना। तो ये बड़ी एक टेंशन बढ़ गई थी, लेकिन अब इदारों ने गवाहों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया और अब आज जाकर अदालत में ये स्टेटमेंट हुआ है, और आज के केस में भी ये लग रहा है कि आगे जाके इसको सज़ा होगी, जिसमें फ़ैसला महफूज़ भी हो चुका है, और मज़ीद जिनके केसेज़ पेंडिंग हैं, उनमें भी इसको बड़ी सज़ा होगी, ये बाहर आने वाला नहीं है। इस तरह की एक बड़ी मज़बूत शवाहिद के साथ इसको गिरफ्तार किया गया है, ऐसे छूटने वाला नहीं है। आपने जैसे कि बताया कि डीएसपी लेवल के अफ़सर ने जाकर वो किया है, तो ये भी बड़ा कह लें कि वो बढ़ाएगी, हिम्मत बढ़ाएगी दूसरे पुलिस वालों की, जो छोटे लोग हैं, जो डरते थे इस बात से कि हम क्यों पहल करें, हम कैसे जाएँ, हम जाएँगे तो हमारे फैमिली का क्या होगा? तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त कह लें कि अपडेट है कि एक डीएसपी लेवल का बंदा जाता है और वो जाके कहता है कि जनाब, हाँ जी, ये हैं, मैंने खुद जो तफ्तीश की है उसके अंदर ये मैंने पाया है। तो ये बड़ी अच्छी बात है, और दूसरे नंबर पे आप जो कह रहे हैं कि मिलिट्री का क्योंकि उसके अंडर है, तो इसलिए वो कह रहे हैं जो वो छुड़वा रहे हैं, वो उसकी वजह पता क्या है? जब आसिफ अली जरदारी अभी थोड़ी देर पहले मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बोले और उसके बाद वो अलहदा एक तरह से हो गई, पीडीएम टूटी, तो लोगों ने समझना शुरू कर दिया कि ये भी डील का हिस्सा है, ये भी डील हो चुकी है कि अब इसको उज़ैर बलोच को छोड़ना है और बाकी करना है। टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? टोटल 13 में आपने कहा बरी हो चुके हैं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं? और उसमें से ये जैसा आज का केस था, ये और इस तरह के दूसरे भी बड़े केसेस आने, और अब पुलिस एक स्टेप ले लिया एक बंदे ने, तो अब देखिएगा वो और भी लेंगे, क्योंकि एक अगर बड़ा अफसर सामने आया है, तो उसने तो अब उसको बचाने के लिए उसको देखा देखी भी लोग आएंगे। तो इस पर आप क्या कहेंगे? जी, जी, बिल्कुल सर, 75 टोटल केसेज़ थे, 13 में बरी हो चुका है, बाकी केसेज़ अब भी पेंडिंग है और एक केस में सज़ा याफ्ता भी है। तो ये मतलब रिटर्न में शवाहिद जो हाई कोर्ट में आए थे, उसमें सज़ा याफ्ता होने की तस्दीक हुई है। जैक ब्रांच जो कि कोर 5 है यहाँ कराची में, उनकी जानिब से दस्तावेज़ात पेश की गई थी, जिसमें एतराफ़ इसने जुर्म भी किया था और शवाहिद भी पेश किए गए मिलिट्री कोर्ट में, जिसकी वजह से इसको सज़ा हुई। बाकी जो दूसरे केसेज़ हैं इसके ऊपर, उसके भी ठोस शवाहिद, जैसे मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया कि रेंजर्स के जवानों के कत्ल में मुलव्वस है, और इसने बाकायदा तौर पर 164 में एतराफ़ जुर्म किया हुआ है। तो 164 को भी आप नहीं टाल सकते। दूसरी एक और बड़ी ख़ास बात है, क्योंकि जब ये बरी होता है तो ज़ाहिर है हम उठना-बैठना होता है जजेस के साथ भी, बहुत सारे कानूनी माहिरीन के साथ भी। तो हमारे कुछ जजेस ने जो कुछ केसेज़ में इसको बरी किया है, उन जजेस हज़रात ने भी कुछ जल्दबाज़ी की
उनको इसको बरी नहीं करना चाहिए था। जजेस के पास इख्तियार होता है कि अगर कोई हाई प्रोफाइल केस है, कोई बड़ा केस है, यानी एक केस नहीं, एक के अलावा और भी मुल्ज़िम के ऊपर, खतरनाक मुल्ज़िम है, इसके ऊपर केस है, तो एक केस अगर निपटाया जा रहा है जल्दबाज़ी में या उसके खिलाफ कोई शवाहिद या सबूत पेश नहीं हो रहे प्रोसिक्यूशन की तरफ से, तो उस केस को पेंडिंग रखा जा सकता है। जज के पास इख्तियार होता है, ताकि जिन केसेस में उसके खिलाफ शवाहिद होते हैं, वो शवाहिद आ जाए, उन केसेस का फैसला हो जाए। ये केस का बाद में फैसला कर लिया जाएगा। लेकिन हमारे जजेस ने जल्दी की, जिसकी वजह इस से बात मुद्दत से को पैदा शायद हुआ। शायद इस बात से मुझे वो बात भी याद आ गई जिसके अंदर पाकिस्तान के मजबूत तरीन ओहदे पर बैठे हुए डॉक्टर आरिफ अलवी, जब आप और मैं इकट्ठे मिल रहे थे, सोशल मीडिया की टीम से वो मिल रहे थे, आपको याद होगा उन्होंने इस बात हवाले से बात की थी। उनका कहना था कि हमारा जो अदालती सिस्टम है इसके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी है, हमारे अदालती सिस्टम को बेहतर होने की जरूरत है। उन्होंने टिकटॉक की मिसाल दी कि पेशावर के अंदर देखें अदलिया ने उसके ऊपर बैन कर दी है। उन्होंने 2-4 और केसेस की बात की कि हमारे अदालती सिस्टम को भी जरूरत है कि वो बेहतरी, ये हम बात करेंगे तो शायद वो हो जाए, तो क्या होती है, तो इन्हें अदालत हो जाए। मैं डॉक्टर आरिफ अलवी की ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, 11, 12, 13 बंदे थे हम लोग, हमारे सामने उन्होंने ये बात की थी कि हमारे पाकिस्तान के अंदर अदालती सिस्टम या हमारे जजों को पढ़ने की जरूरत है कि वो बेहतर फैसले करने के लिए पहले अपनी अपनी तरबियत की जरूरत है। उनका जहन खुलेगा, उनको पता होगा जदीद चीजों का, तो फिर उसके बाद वो फैसले कर सकेंगे। तो ये जो अभी आपने कहा कि उन्होंने जल्दी की, तो ये तो हमारे पूरे पाकिस्तान के अदालती सिस्टम का ये मामला है ना, इसके अंदर हम किसी को क्या कसूरवार ठहराएं। अच्छा, के इलेक्टेड का एक नहीं, अच्छा मैं वो आया था। अपनी अदालतों के बारे में कोई खिलाफ बात नहीं सुनूंगा। आप कुछ कुछ क्योंकि हमें अदालतों में जाना होता है, तो असल में नहीं नहीं, बुनियादी तौर पर हम अदालतों में केस तो खिलाफ आते बात क्यों कर हैं? ही नहीं रहे। हम तो कह रहे नहीं हैं नहीं कि गफार डॉक्टर साहब, आरिफ अलवी ने कहा था, आपको भी याद होगा, सदर उन्होंने मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी उन्होंने ने हमारी उन्होंने मुलाकात फरमाया। में ये बात की थी। हम सिर्फ उसका रेफरेंस सर दे रहे हैं, हमने तो कुछ छोड़ ही दिया है। नहीं हम तो नहीं, कुछ कह ही नहीं उन्होंने सकते। हमारे तो जज साहबान, हमारे तो कह लें कि बड़े सबसे मोअज़्ज़ज़ तरीन जज ही होते हैं। हमारे पाकिस्तान के जज जो हैं वो पूरी उन्होंने दुनिया से हमें फरमाया मोअज़्ज़ज़ हैं। उन्होंने फरमाया, लेकिन आप ये भी तो देखिए बुनियादी तौर पर अदालतों में केस आते क्यों हैं? ये हमारे अगर सरकारी इदारे, हमारे जो कौमी इदारे, हमारे शहरी इदारे अगर इंसाफ के जो तकाज़े हैं उसको पूरा करेंगे, अगर इंसानी जो बुनियादी हकूक हैं, वो अगर फराहम करेंगे, तो फिर अदालतों में केस आए नहीं, वो तो खुद निपटा देंगे। अदालत तो एक आखिरी फोरम है। अच्छा, कई गफारी के साहब केसेज़ इलेक्टेड ऐसे का आते अच्छा हैं। रिजल्ट आया था, मैं उसकी तरफ जाना चाह रहा हूँ कि उसका बताएं कि नहीं, नहीं, के इलेक्टेड का जो मैं फैसला ये आया है, वो क्योंकि जो लोगों 12 का साल, थोड़ा मैं 16 साल जख्मी जी, हुआ जी। था, सर, वो आज बिल्कुल, 21 साल का हो गया है, उसकी क्या मिला है, बड़ा सुना है, बड़ा अच्छा मैं फैसला आया है, उसे बारे में। मैं सिर्फ मैं वो केस आपको बताता हूँ। सिर्फ मैं लोगों का माइंड क्लियर करना चाहता हूँ कि जब अदालत में कोई केस आ जाता है तो साल-साल वो केस चलते रहते हैं। हमारे ये सरकारी इदारे जो अपने अपने हदूद तक लोगों को इंसाफ नहीं देते, तो अदालत भी बार-बार नोटिस जारी करती है। उसके बाद फिर शायद साल-साल गुज़र जाते हैं लोगों को इंसाफ फराहम करने में। तो वो इदारे जब जवाब देंगे तो अदालत कोई फैसला करेगी। जब इदारे ही जवाब नहीं देंगे तो फिर अदालत कैसे फैसला करेगी? इसकी मिसाल ये के इलेक्ट्रिक वाले भी केस आपके सामने है। 2012 का ये 13 का वाक़या है, 26 नवंबर का। के इलेक्ट्रिक के तार टूटे। सफ़ीर नामी एक बच्चा जो जो उसकी उस वक़्त उम्र 12 साल थी, उसके बाद आरिफ मोहम्मद नामी शख्स के ऊपर गिरे, वो करंट लगने से मुतासिर हुए और उसके बाद उन्होंने सिविल सूट फाइल किया। क्रिमिनल कोई केस नहीं था, सिविल सूट फाइल किया। सिविल सूट नंबर है 793 2017। ये देर से उन्होंने शुरू किया था। क्योंकि अक्सर मैंने भी वीडियो की थी, लोग पूछ रहे थे उसका रेफरेंस, क्योंकि इस बेस पे लोग फिर जाके केस फाइल कर सकते हैं अगर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ किसी को शिकायत हो। तो इसलिए मैं सिविल क्योंकि सूट के नंबर भी बता रहा हूँ। इलेक्टेड तो एक ऐसा इदारा है ना जिसके खिलाफ ना कोई फैसला होता है, ना कोई सुनवाई होती है, ना कोई सर, सुनता है, पता नहीं उन्होंने बिल कौन सा आइन के तहत अपने आप का इदारा वो नहीं, बरी जिम्मा करा के दे रखा हुआ है। सर वो एक मलिक रियाज साहब के खिलाफ जिस तरह फैसले नहीं आते, इस तरह हम देखते हैं कि के इलेक्ट्रिक के खिलाफ भी एक पूरा नेटवर्क है, उनके खिलाफ भी कोई केस के फैसले नहीं आते। तो बहरहाल अदालत ने जो हमारे एक सीनियर सिविल जज है अब फिर वेस्ट आप के, छेड़ उन्होंने रहे हैं मुझे मलिक रियाज का नाम लेके। मलिक रियाज के खिलाफ फैसला आया था पैसों का, वो चीफ जस्टिस साहब ने फैसला दिया था कि इतने पैसे जमा करवा दें। वो पैसे तो जमा अजमत नहीं सईद हुए, साहब लेकिन उन्होंने रेट बढ़ा दी अपनी प्रॉपर्टी के। अजमत सईद साहब ने दिया था, जस्टिस अजमत सईद साहब जो कि रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने 460 अरब रुपए जमा कराने का फैसला दिया था। हाँ, वो अच्छा, पैसे के पता इलेक्ट्रिक नहीं वाले आए या नहीं आए, ये नहीं पता, वो लेकिन उन्होंने 460 कई गुना अपनी उससे वसूल कर ली है जो प्रॉपर्टी वहां पे खरीदते हैं, सर रेट बढ़ा बिल्कुल, दिए थे। वो मलिक रियाज का कभी वो एक अलग ही टॉपिक है, कभी आपको बताऊं तो अंबाल लग जाएंगे। आप भी खुद बातें सुन सुन के रो देंगे, क्योंकि मैं वहां ग्राउंड पर जाके देखा लोगों को। लोग जो कि साल से आबाद थे, वो बेचारे इसके आताब से तंग हैं मुबैना तौर पर, क्योंकि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। एक बेशुमार उनकी एक अलग ही कहानी है। तो बहरहाल ये सफीर की मैं आपको स्टोरी बता रहा था कि सफीर जो है अब तकरीबन 8 साल के बाद उसको इंसाफ मिला है और के इलेक्ट्रिक के ऊपर अदालत ने 1.5 करोड़ रुपए
हर्जाने का दावा जो था वो मंजूर किया है और हर्जाने की रकम जो है वो सफीर को मिलेगी। और अदालत ने कहा है कि जो इदारा बिजली फराहम करता है या कोई सर्विस फराहम करता है, तो उसके जो अवाम है, लोग हैं, शहरी हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी के इलेक्ट्रिक की ही ज़िम्मेदारी थी। लेकिन के इलेक्ट्रिक वो ज़िम्मेदारी पूरी करने में नाकाम रहा। तार टूटने की वजह से शहरियों को करंट लगा और एक शख्स जो है वो इस हद तक माज़ूर हो चुका है कि वो ना तो चल फिर सकता है सही तरीके से और ना ही वज़न उठा सकता है। और दूसरा शख्स जो था वो जाँ-बहक हो चुका है और अब अदालत ने एक फैसला दिया कि के उनको मुआवज़ा देगा, हर्जाना अदा करेगा 1.5 करोड़ रुपए। अब देखते हैं कि ज़ाहिर है मुझे भी लगता है कि ये के इलेक्ट्रिक दोबारा इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील फाइल करेगा, फिर यही सारा साल यही 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 सवाल मेरे दिल में आ रहा था और मैं हंस रहा था कि ये 1.5 करोड़ उसको मिलेगा या वो 1.5 करोड़ लगा के ऊपर वाली अदालत में जाके ये जीत जाएंगे। सर देखिए आप पहले एक अदालतों की बात कर रहे थे, उसमें एक और बात देखें एटीसी का जो कानून है एटीए का 7 दिन में फैसला करना होता है, यहाँ 7 साल में फैसला नहीं होता। नैब का जो कानून है किसी के ऊपर रेफरेंस बनता है 30 दिन में फैसला करना होता है, ये कानून में लिखा हुआ है। उसके बाद आप 30 माह क्या मैं कहता हूँ कि वो 10-10 12-12 साल से केसेस पेंडिंग है जब से ये सदर नैब मोहतरम कानून भी बना था। गिनवा रहे थे, सदर मोहतरम भी गिनवा रहे थे अपनी कार्रवाइयों में कि जी मैंने ये किया, मैंने वो किया है। वो देखिए मुझसे वाला को कोई अप्रोच करना जानता भी नहीं है, आपको खुद पता है कि मुझसे वाला का अगर किसी को बोलेंगे शायद ना तो सूबाई का पता होता है लोगों को, ना वफाकी का पता होता है। बहरहाल ना उन्होंने भी उनकी 2 लाख केसेस स्पेलिंग बड़ी बताए। मुश्किल है, ombudsman के स्पेलिंग बड़े मुश्किल हैं। वो अगर जी, जाएंगे जी, भी जी, सही जी। तो बेचारा स्पेलिंग ही नहीं लिख तो पाएगा कि वो हाँ, अप्लाई कैसे करना। सदर साहब ने यही फरमाया था कि तकरीबन 2 लाख केसेस निपटवा चुके हैं वो अपनी निगरानी में, तो बहरहाल ये उनका बड़ा क्रेडिट है। बहरहाल ये हमारा जो एक कानूनी निज़ाम है जो बनाया गया है, उसकी मॉनिटरिंग नहीं है। अदालतों में साल-साल केस इसलिए भी पेंडिंग रहते हैं कि उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि किस अदालत में जो केस आए हैं वो उसके निपटाया कितने अरसे में गया है। फिर उसके बाद अपील दर अपील का जो फ़ोरम है, उसको भी शायद खत्म होना चाहिए या फिर उसकी एक मियाद होनी चाहिए कि मियाद के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। वो हुदैबिया पेपर वाला मिल वाला नहीं है, वैसे एक अमूमी आम आदमी के लिए भी होना चाहिए कि अगर अपील मुद्दत तक अगर दायर नहीं हुई, तो फिर उसकी एक मियाद होनी चाहिए, मियाद के बाद वो खत्म हो जाएगा। बहरहाल ये सफ़ीर का जो मामला है, ये भी उम्मीद है कि उसके हक में होगा या नीचे की अदालत या से तो फैसला डेढ़ हो चुका है। करोड़ मिलेगा या फिर 1.5 करोड़ से ऊपर कुछ लगा के ऊपर वाली अदालत से बरी हो जाएंगे, ताकि ये रहे कि कई इलेक्ट्रिक के खिलाफ फैसला अदालतों में जाके कुछ नहीं मिलता। ये बनाने के लिए उन्होंने ये काम भी करना है। ये मैं आपको बता देता हूँ, आप तो माशाल्लाह अदालतों के बड़े प्यारे हैं, लाडले हैं, इसलिए आप शायद इस तरह ना बोल पाए कि बड़ी अदालत में जाके वो 1.5 करोड़ वही उधर लगा देंगे, ताकि कल कला कोई बंदा उठ के इलेक्ट्रिक के खिलाफ ना जाए। शायद हुसैन बहुत मजा आ रहा है आपसे इस तरह की बात करके, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कुछ संजीदा तौर पे एक प्रोग्राम किया जाए वीकली आपके साथ, ताकि ये तमाम तर बातें हम दोहराएं कि इस हफ्ते की अदालती कार्रवाई क्या रही। तो मैं बड़े संजीदा ले रहा हूँ इस बात को। आप समझ रहे होंगे कि जब मैं कोई बात संजीदा लेता हूँ तो आप इसके ऊपर एतराज भी करते हैं, लेकिन आप एतराज ना करें, मैं वाकई संजीदा हूँ। नहीं इसको सर, लेते हैं आप और इंशाल्लाह तमाम जो वीकली कार्रवाई होगी ना उसको हम दोहराया करेंगे हफ्ते में बैठ के कि होता क्या है अदालत के अंदर। ये प्रोग्राम हमारा थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लंबा हो गया है, इतना सोशल मीडिया पे देखा नहीं जाता। हम कोई 10 मिनट 7 जी, मिनट जी। 8 मिनट के अंदर ना अपनी चीजों को समराइज करेंगे आपसे इंशाल्लाह। वीकली ब्रीफिंग लिया करेंगे कि हाँ बताएं आप कौन सी अदालत में क्या हुआ, तो ताकि लोगों को पता चले। लोगों को ये भी नहीं पता कि कितने दिनों में कितनी कार्रवाइयां होती हैं, कितने दिनों में हमने दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह की तहकीकाती बातें और इस तरह की बड़ी जबरदस्त मालूमाती बातें आपके पास मौजूद होती हैं। आप सारा दिन माशाल्लाह अदालतों में रहते हैं, तो बहुत सारे जज साहबान जो बातें रिमार्क्स देते होंगे वो भी आपके पास होते हैं। तो इसको कोई बाकायदा तौर पर संजीदा लेने की जरूरत है कि हम इस टॉपिक के ऊपर बात करें। तो शायद हुसैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वैसे बताया कि वैसे उजैर बलोच जा नहीं रहा, उजैर बलोच अभी है और उजैर बलोच अभी रहेगा और शायद जा भी ना पाए। आपने ये बात की है, इसका यादा किया आपने। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जैसे आप मुझसे बात करें तो मुझे बताने में और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अकेला अगर मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे शायद इतनी तफ़सील से, इतनी गहराई से लोगों को नहीं बता पाता। तो आपने सवाल किया तो उज़ैर बलोच या ये इन्हें जितने भी इसको मामलात के वीकली बारे में बताया इंशाल्लाह तो इसको और वीकली ज़्यादा अच्छा कंपाइल लगा। करेंगे। वीकली कंपाइल करेंगे इंशाल्लाह, पूरे जो हफ्ते की बेहतरीन आपकी स्टोरीज होंगी वो लोगों को, ताकि अवाम को बाकायदा पता चले। हम 2 मिनट की ब्रेकिंग न्यूज चला देते हैं और उसके बाद वो ब्रेकिंग न्यूज मर जाती है, खत्म हो बिल्कुल जाती है, वो उसके बाद पता ही नेगेटिव नहीं होता तो उसका क्या हुआ इदारों के क्या खिलाफ नहीं हुआ। नेगेटिव जाती है, हम नेगेटिव नहीं चाहते। इदारों के खिलाफ अमूमी तौर पर 2 मिनट की या 30 सेकंड का जो बीपर होता है वो नेगेटिव जाता है। 6 सेकंड 6 टिकर में क्या बताएँगे कौम को कि उज़ैर बलोच के केस में क्या हुआ है? किया हुआ है और उसके अंदर उनके पास लिमिटेड टाइम होता है। वो कहते हैं जी आप 30 सेकंड 40 सेकंड से ऊपर बोलना भी नहीं है। तो हम इधर बैठ के बात किया करेंगे इंशाल्लाह, हफ्ते की रूटीन को दोहराया करेंगे कि
क्या खोया क्या पाया पाकिस्तान ने? पाकिस्तान के अदालती निज़ाम ने हमें क्या दिया? पाकिस्तान के अदालती निज़ाम ने हमें इंसाफ कितना एक दिया इस हफ्ते के अंदर, और इस हफ्ते के अंदर कितने नए केसेस दर्ज हुए, ये तमाम तर तफसीलात तो आपके फिंगर टिप्स पे होती हैं। आपसे इस्तेफादा लेंगे इंशाअल्लाह। शाहिद हुसैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद गफारी ऑफिशियल को आपने टाइम दिया, और इंशाअल्लाह मजीद भी आप टाइम देते रहेंगे इंशाअल्लाह। संजीदा हूं मैं बहुत इस मामले में, तो आपसे मैं ये इन्फॉर्मेशन लेता रहूंगा। थैंक यू सो मच बीइंग विद मी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। जी, आपने जाना शाहिद हुसैन का ये तमाम तर तजिया भी और तमाम तर मालूमात आप तक पहुँचाई, और हम इस तरह की मालूमात लाने के लिए एक बाकायदा प्रोग्राम शुरू करने का इरादा रखते हैं। और आप बताइए कमेंट्स में कि किस तरह की खबरें आप जानना चाहते हैं, किस तरह की चीज़ें आप जानना चाहते हैं। और ये वीकली मैं इसको सेगमेंट एक शुरू कर रहा हूँ जिसके अंदर हम कानून की बात करेंगे, आइन की बात करेंगे, और उस हफ्ते के तमाम तर मामलात और केसेस आप तक पहुँचाएँगे, और उस केसेस की रोशनी में किस तरह हमें अपना ख्याल रखना चाहिए ताकि इस तरह के मसाइल में हम ना पड़ें, उन तमाम तर चीज़ों को आप तक पहुँचाएँगे जो कानून और आइन के मुताबिक हमें जानना चाहिए। जावेद गफारी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह इस सिलसिले को हम हफ्तावार शुरू कर रहे हैं, और आपके कोऑपरेशन की और तावन की इस तरह ज़रूरत है कि आप हमें कमेंट्स में बताया करें। कोई आपके पास भी इस तरह की खबर हो, कोई इस तरह की चीज़ हो, तो वो ज़रूर डिस्कस किया करें ताकि हम उसके ऊपर अपनी डिस्कशन कर सकें। अल्लाह हाफ़िज़।